अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। Assalamualaikum students. Here I'm teach to physics class 9th. Students, if you listen and watch all these video lectures with full attentively, then hope so you will get excellent marks in the exams. मेरी पेरेंट्स से भी एक रिक्वेस्ट है, वो अपने बच्चों को ऑनलाइन लर्निंग के बारे में उन्हें अवेयरनेस दें ताकि बच्चे अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकें। स्टूडेंट्स, इस तरह ऑनलाइन लर्निंग करके आपको किसी इंस्टीट्यूट या किसी ट्यूटर से भी हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। होप सो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के तहत आप ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 10 तक हमारे इस यूट्यूब चैनल पर ऑल वीडियो लेक्चर्स मौजूद हैं। होप सो हमारे ये वीडियो लेक्चर्स आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। स्टूडेंट्स, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। नाउ टुडे वी डिस्कस अबाउट द चैप्टर नंबर 2 एंड द टॉपिक इज 2.4 विच इज टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन। आज हम डिस्कस करेंगे मोशन के साथ कौन कौन सी टर्म्स हैं जो उसके साथ रिलेट करती हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? अगर हम बात करें मोशन के बारे में हमारा ये कॉन्सेप्ट होता है कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, ऑब्वियसली जब कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो कोई ना कोई डिस्टेंस कवर कर रही होगी, उसने कोई ना कोई उसकी पोजीशन भी होगी, ठीक है, उसने कोई ना कोई डिस्टेंस कवर किया होगा। तो ये स्पीड, ये डिस्टेंस, ये एक्सेलरेशन, ये पोजीशंस, ये कुछ टर्म्स हैं। अभी हम इन्हें वन बाय वन डिस्कस करेंगे। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स, फर्स्टली हम लोग डिस्कस करते हैं पोजीशन के बारे में। ठीक है, पोजीशन को बेसिकली हम डिफाइन किया जाता है एक रेफरेंस पॉइंट से। ठीक है, अब किस तरह से इसे डिस्कस किया जाता है, अगर आपसे मैं डिस्कस करूं आपका स्कूल किस डायरेक्शन में है, किस पोजीशन में है, तो आप कहेंगे कि मेरा स्कूल इस पोजीशन पे है, या आप कहेंगे कि मेरा इस स्कूल इस पोजीशन पर है। ठीक है, आप स्कूल की पोजीशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, आप स्कूल की पोजीशन को वहां से डिस्क्राइब कर रहे हैं जहां आप लोकेट कर रहे हैं। तो आपका कोई ना कोई एक रेफरेंस पॉइंट होगा जहां से आप उसकी पोजीशन को डिस्क्राइब करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? The term position describe the location of a place or a point with respect to some reference point called origin. तो पोजीशन क्या है? वो लोकेशन या प्लेस को, किसी भी पॉइंट को डिस्क्राइब करना है। ठीक है, उसकी लोकेशन को डिस्क्राइब करना है विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट। क्लियर? उस रेफरेंस पॉइंट से आप उसकी लोकेशन को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, इसे हम कहते हैं पोजीशन, और जो ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है उसको हम लोग कहते हैं ओरिजिन। क्लियर? लेट्स सपोज स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक आपको एक एग्जांपल दी गई है। यू वांट टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ योर स्कूल फ्रॉम योर होम, लेट द स्कूल बी रिप्रेजेंटेड बाय एस एंड होम बाय एच। The position of your school from your home will be represented by a straight line HS in the direction of H to S. स्टूडेंट्स, लेट्स सपोज ये आपका होम है, ये आपका घर है। आपके घर से आपकी स्कूल की पोजीशन से पूछा जाता है तो वो एक डायरेक्शन से आप रिप्रेजेंट करेंगे एक एरो के थ्रू कि हमारे स्कूल की डायरेक्शन, आपके स्कूल की डायरेक्शन किस तरफ है। ठीक है, अगर आप अपने घर से, होम से स्कूल की डायरेक्शन को लोकेट करना चाहते हैं तो आप एक एरो मार्क लगा देंगे। एरो मार्क ये रिप्रेजेंट करेगा उसकी डायरेक्शन को होम से लेके स्कूल तक। अब लेट्स सपोज स्टूडेंट्स, मैं आपसे कहूँ आपने अपने स्कूल से होम की डायरेक्शन को बताना है, तो देन हमारे पास स्कूल से होम की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में आ जाएगी। मतलब फिर हम लोग रेफरेंस पॉइंट स्कूल को लेंगे। तो रेफरेंस पॉइंट बहुत मैटर करता है किसी भी पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए, उसे लोकेट करने के लिए। क्लियर? फर्दर हम लोग डिस्कस करते हैं डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस को। क्लियर स्टूडेंट्स?
अब स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को। क्लियर? लेंथ ऑफ अ पाथ बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड द डिस्टेंस बिटवीन दोज 2 पॉइंट्स। ठीक है, अब 2 पॉइंट्स के दरमियान, ठीक है, दो पाथ है, जो लेंथ है उसे हम लोग कहते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस बेसिकली हमारे पास एक लेंथ और पाथ है बिटवीन 2 पॉइंट्स के दरमियान। ठीक है, अब उसकी लेंथ क्या होगी ये हम लोग बताते हैं। Let S be the length of the chord between 2 points A and B on it, then S is the distance between A and B. Length of a path between 2 points is called the distance between those 2 points. Let's suppose students हमारे पास एक पॉइंट A है एंड सेकेंड वन हमारे पास पॉइंट B है। ठीक है, हम लोग कहते हैं कि हम लोगों ने पॉइंट A से B की तरफ जाना है। ठीक है, अब हमारे पास जो हम लोग लेट्स सपोज इस तरह से ट्रैवल करके जाते हैं, मतलब इतना डिस्टेंस कवर करते हैं और फिर हम पॉइंट बी तक पहुंचते हैं। ठीक है, ज्वाइन द पॉइंट ए एंड बी बाय स्ट्रेट लाइन। अब हम लोगों ने ए और बी को एक स्ट्रेट लाइन के साथ शो कर दिया। द डिस्टेंस इज विच इज द शॉर्टेस्ट बिटवीन ए एंड बी। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट हमारे पास वो छोटा से छोटा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है किसी भी 2 पॉइंट्स के दरमियान। ठीक है, विच हैज मैग्नीट्यूड एंड इट्स डायरेक्शन। स्टूडेंट्स, अब हम लेट्स सपोज एक गली से हम लोग गुजर के जाते हैं और एक मतलब के हम लोग एक ऐसा पाथ चूज करते हैं, शॉर्टकट पाथ चूज करते हैं जिसकी वजह से हम जल्दी पहुंच जाते हैं कहीं पे, किसी हम लोगों ने अपने घर जाना हो, स्कूल जाना हो। ठीक है, तो वो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बेसिकली वो डिस्प्लेसमेंट है और उसको शो करने के लिए हम लोग उसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन को भी शो करते हैं। ठीक है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डी इज द पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और हमें पता है कि जो वेक्टर क्वांटिटीज होती है उनकी मैग्नीट्यूड भी मैटर करती है और उनकी डायरेक्शन भी मैटर करती है। ठीक है, सो जो डिस्टेंस इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डी। जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हम लोग डी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो स्टूडेंट्स जो डिस्टेंस है, ठीक है, आप गाड़ी पे हमेशा डिस्टेंस कवर करते हैं और आप एरोप्लेन में हमेशा डिस्प्लेसमेंट कवर करते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क है। स्टूडेंट्स, जो हमारे पास डिस्टेंस है वो हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, जबकि स्केलर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनकी जस्ट मैग्नीट्यूड होती है, जबकि वेक्टर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ उनकी डायरेक्शन भी मैटर करती है। तो ऑब्वियसली, और हमने डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन भी इसी तरह किया क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी थी। तो हम लोगों ने ये कहा कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था ए और बी के दरमियान उसे हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट का नाम दिया और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी के लिए हम लोगों ने पढ़ा था कि उसकी मैग्नीट्यूड होती है और डायरेक्शन होती है, जो कि हम लोगों ने ए से बी हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन को शो किया। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट वन स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस करते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बाद हमारे पास आती है स्पीड। अब स्टूडेंट्स हम लोग स्पीड को किस तरह से कहते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड बाय अ ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड द स्पीड। एक यूनिट टाइम में एक ऑब्जेक्ट या एक बॉडी कितना डिस्टेंस कवर करती है उसे हम लोग कहते हैं स्पीड। अगर हम लोग स्पीड के फॉर्मूले की बात करें तो स्पीड हमारे पास इक्वल टू होता है डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। मतलब एक टाइम में हम लोगों ने कितना डिस्टेंस कवर किया, एक यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस हम लोग कवर करेंगे
दैट इज आल्सो नोन एज स्पीड। क्लियर? तो स्पीड को बेसिकली हम लोग नॉर्मली रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। स्पीड को हम लोग v के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम को हम लोग t के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और डिस्टेंस को हम लोग d के साथ, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास अगर हम लोग डिस्टेंस को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो डिस्टेंस हमारे पास इक्वल टू आ जाएगा स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। अगर हम लोग फाइनल फॉर्मूले की बात करें तो स्पीड का फॉर्मूला होगा s इज इक्वल टू वी टी के, ठीक है। यहाँ से अगर हम लोग डिस्टेंस का फॉर्मूला ड्राइव करें तो डिस्टेंस का फॉर्मूला आएगा s इज इक्वल टू वी टी के। क्लियर स्टूडेंट्स? s is the distance covered by an object and v is the speed and t is the time taken by it। अब स्टूडेंट्स हम लोग यूनिट्स की बात करते हैं। स्पीड के यूनिट की बात करें, इसके फॉर्मूले से ही हम लोग इसके यूनिट्स को ड्राइव करेंगे, ठीक है। डिस्टेंस का बेसिकली लेंथ है तो लेंथ का यूनिट होता है मीटर और सिमिलरली स्टूडेंट्स टाइम का यूनिट होता है सेकंड। तो स्पीड का यूनिट क्या आ गया? मीटर पर सेकंड। क्लियर स्टूडेंट्स? और एज वेल एज वी नो दैट डिस्टेंस हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है तो ऑब्वियसली हमारे पास जो स्पीड है वो भी एक स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर स्टूडेंट्स? ये था हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं यूनिफॉर्म स्पीड को। स्टूडेंट्स अभी हम लोगों ने एवरेज स्पीड की बात की। स्पीड बेसिकली कांस्टेंट नहीं होती। अगर हम लोग एक एवरेज स्पीड की बात करें, ठीक है, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं v से। लेट्स सपोज एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉडी है जिसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही, जो कि कांस्टेंट है। क्लियर? तो उस स्पीड को हम लोग कहेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। ऐसी स्पीड जो चेंज ना हो। A body has uniform speed if it covers equal distance in equal intervals of time, however short the intervals may be। ठीक है, अगर एक बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो इसका मतलब ये है कि उसकी यूनिफॉर्म स्पीड है। ठीक है, अगर एक बॉडी ने 1 आवर में 60 किलोमीटर कवर किया है, ठीक है, तो नेक्स्ट 1 आवर में 60 किलोमीटर कवर किया, नेक्स्ट आवर में अगेन उसने 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, मतलब कि 1 घंटे में वो 60 किलोमीटर डिस्टेंस ही कवर कर रही है। डेट्स मीन के उस बॉडी की स्पीड यूनिफॉर्म है। आई होप स्टूडेंट्स यूनिफॉर्म स्पीड का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम डिस्कस करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन को। V is the average speed of a body during time t if it because the speed of the body may be changing during the time interval t. If the speed of body doesn't vary where the same value then the body is said to be possess uniform speed. अगर एक बॉडी की स्पीड चेंज नहीं हो रही मतलब उसकी कांस्टेंट है तो उस स्पीड को हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। बेसिकली अगर हम लोग बात करें, अगर एक गाड़ी जा रही है तो कहीं पे उसकी स्पीड कम होती है, कहीं पे उसकी स्पीड तेज हो जाती है, मतलब कि उसकी स्पीड में वेरिएशंस होती रहती हैं। लेकिन अगर वो गाड़ी फिक्स्ड मतलब कि 100 की स्पीड पे ही जा रही है तो हम लोग कहेंगे कि अगर 1 घंटे में वो 100 स्पीड से ही 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है और नेक्स्ट घंटे में भी वो 60 किलोमीटर डिस्टेंस ही कवर कर रही है तो हम कहेंगे कि उस गाड़ी की जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म स्पीड है, क्योंकि वो अपनी स्पीड किसी किस्म की कोई चेंज नहीं कर रही, उसने इक्वल इंटरवल्स में इक्वल डिस्टेंस कवर किया, विच इज आल्सो नोन एज यूनिफॉर्म स्पीड। क्लियर स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करेंगे वेलोसिटी को। द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी बेसिकली एक बॉडी की स्पीड ही बता रही होती है, लेकिन वो इस बॉडी की मैग्नीट्यूड भी बताती है एज वेल एज उसकी डायरेक्शन भी बताती है, बिकॉज द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, जो दैट्स मीन कि वो ऑब्जेक्ट वहां पे डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, विच मीन्स टू से दैट कि उसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन भी होगी। तो वेलोसिटी क्या है? द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब कितने टाइम के अंदर उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ दैट बॉडी। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, एक एरोप्लेन फ्लाइट करता है तो एरोप्लेन एक मतलब डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, तो कितने
टाइम में वो डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ दैट एरोप्लेन। क्लियर? तो सिमिलर वेलोसिटी, सिमिलर लाइक स्पीड, स्पीड जैसे हमें मैग्नीट्यूड बताता है, जबकि वेलोसिटी हमें मैग्नीट्यूड भी बताएगी और डायरेक्शन भी बताएगी। क्लियर? We can say that the velocity is equal to displacement by time, और डिस्प्लेसमेंट को हम लोग शो करते हैं d के साथ, टाइम को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं t के साथ। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। The velocity tell us not only the speed of the body but is also the direction along the body in moving. वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जो वेलोसिटी है बेसिकली वो हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनके मैग्नीट्यूड के साथ साथ उनकी डायरेक्शन भी होती है। अब स्टूडेंट्स अगर हम इसके यूनिट की बात करें, हम लोग इसके फॉर्मूले से ही इसका यूनिट को कैलकुलेट कर लेते हैं। बेसिकली जो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है वो हमारे पास है मीटर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मेजर करता है लेंथ को, और टाइम का यूनिट है हमारे पास सेकेंड। ठीक है, तो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट आ गया वो हमारे पास आ गया मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हमारे पास आ गया वेलोसिटी का यूनिट। क्लियर? Here d is the displacement of the body moving with velocity v in time t. Clear? The SI unit of the velocity is same as the speed. Speed के यूनिट भी हम लोगों ने यही डिस्कस किए थे, क्योंकि स्पीड यहाँ पे हमारे पास था रेट ऑफ चेंज, मतलब डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, ठीक, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग कहते हैं लेंथ को, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को हम लोग डिस्टेंस को हम लोग मीटर्स में मेजर करते हैं। ठीक है, तो स्पीड और वेलोसिटी का जो यूनिट है वो सेम है, विच इज मीटर पर सेकेंड। क्लियर स्टूडेंट? Now, what is uniform velocity? Students, let's suppose एक बॉडी एक स्पेसिफिक टाइम में डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है। ठीक है, लेट्स सपोज स्टूडेंट्स हमारे पास एक बॉडी है। ठीक है, वो A से B तक एक स्पेसिफिक डिस्टेंस कवर कर रही है। ठीक है, इस बॉडी की जो वेलोसिटी है वो कहीं पे कम हो रही है और कहीं पे ज्यादा हो रही है। ठीक है, हमने वेलोसिटी की बात की, v इज इक्वल टू डी बाई टी। हम लोग बात करते हैं हमेशा एवरेज वेलोसिटी के, क्योंकि वेलोसिटी हमेशा एवरेज नहीं होती, वो कहीं पे कम या कहीं पे ज्यादा हो रही होती है। तो इस केस में हम लोग एवरेज वेलोसिटी की बात नहीं करेंगे, बल्कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करेंगे। ठीक है, लेट्स सपोज हमारे पास ये वेलोसिटी थी। ठीक है, इसको हम लोगों ने कुछ इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, लाइक दिस, ये हमारे पास कुछ इंटरवल्स हैं। अब इस इंटरवल में जो बॉडी है जितना डिस्प्लेसमेंट, जितना टाइम में डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है, उतने ही टाइम में हमारे पास यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है और इतने ही टाइम में यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है। तो दिस मीन्स टू दैट कि वहां पे उस बॉडी की वेलोसिटी सेम है। अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी सेम हो जाए तो जब हम कहते हैं कि इट पॉजेसिव यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म मीन मतलब कि सेम वेलोसिटी। ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब पॉजेस करती है बॉडी? जब उसकी वेलोसिटी बिल्कुल सेम हो जाए इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंस में वो इक्वल टाइम ट्रेवल करे, तो फिर हम कहेंगे कि वो बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी पॉजेस करती है। तो हम इसको डिफाइन करते हैं, अ बॉडी हैज यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट्स कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम्स। हाउएवर शॉर्ट इंटरवल्स में भी अगर इक्वल इंटरवल्स में इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करेगी तो हम कहेंगे कि वो बॉडी, उस बॉडी की जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। क्लियर स्टूडेंट्स?
स्टूडेंट्स फर्स्टली हम लोग इसको रीड आउट करते हैं. v is the average velocity of a body during time t because the velocity of the body may be changing during the equal interval of time. Clear? A body may changing during the time interval t. However, in many cases, the speed and the direction of a body doesn't change. In such a case, the body possesses uniform velocity. It is called the velocity of a body during any time interval of t, the same magnitude and direction. मतलब कि अगर जब उसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी तो ऑब्वियसली उसकी डायरेक्शन भी सेम होगी, उसकी मैग्नीट्यूड भी सेम होगी. मतलब ऐसा नहीं होगा अगर वो बॉडी नॉर्थ की डायरेक्शन में जा रही है तो देन साउथ की डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दे. मतलब उसकी जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म रहेगी, उसने इक्वल डिस्टेंस कवर किया होगा. ठीक है, उसकी मैग्नीट्यूड भी सेम होगी. क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एक छोटी सी एग्जाम्पल है, हम इस एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं. एग्जाम्पल नंबर 2.2 है. A spinner complete its 100-meter race in 12 seconds. A sprinter complete its 100-meter race in 12 seconds. Find its average speed. हम लोगों ने इसकी एवरेज स्पीड को कैलकुलेट करना है. तो हमारे पास फर्स्टली हमारे पास गिवन है टोटल डिस्टेंस. डिस्टेंस को बेसिकली हमारे पास है 100 मीटर और हमारे पास टाइम है हमारे पास 12 सेकेंड्स. तो टाइम को हम लोगों ने लिख लिया. स्पीड का हमारे पास फॉर्मूला है, स्पीड हमारे पास इक्वल टू होती है डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. तो डिस्टेंस यहाँ पे उसने हमारे पास 100 मीटर कवर किया है और टाइम हमारे पास 12 सेकेंड है. जब हम लोग 100 को 12 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8.33 मीटर पर सेकेंड. दिस इज द स्पीड ऑफ द स्प्रिंटर इन 8.33 मीटर पर सेकेंड. क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट वन हम लोग डिस्कस करते हैं. एग्जाम्पल नंबर हमारे पास है 2.3. स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2.3. ओके. A cyclist complete half round of a circular track of radius 318 meter in 1.5 minutes. Find its the speed and velocity. एक साइकिलिस्ट है जो कि एक हाफ राउंड सर्कुलर स्ट्रेक जो है उसका जो रेडियस है वो 318 मीटर है. ठीक है, और वो 1.5 मिनट में वो हाफ जो राउंड ट्रैक है वो कंप्लीट करता है. क्लियर? तो हम लोगों से कहा गया है कि आपने इसकी स्पीड, आपने इसकी वेलोसिटी और स्पीड को कैलकुलेट करना है. क्लियर? तो फर्स्टली हमारे पास जो टाइम 1 मिनट एंड 30 सेकेंड है, मतलब 1.5 मिनट्स हैं. ठीक है, तो टोटल 1.5 मिनट्स में हमारे पास 90 सेकेंड्स होते हैं. मिनट्स को हम लोगों ने सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लिया. क्लियर? देन डिस्टेंस कवर्ड पाई मल्टीप्लाई बाय रेडियस. रेडियस हमारे पास है 318 मीटर और पाई की वैल्यू हमारे पास होती है 3.14. 3.14 को जब हम लोग 318 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 999 मीटर एंड द डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 2r. मतलब उसने यहाँ से लेकर, मतलब एक हाफ ट्रैक कंप्लीट किया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक उसने एक ट्रैक कंप्लीट किया है. ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक मतलब कि r एंड द सेकेंड इस यहाँ मतलब यहाँ तक डिस्टेंस r और फिर ये अगेन यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हमारे पास ये आ गया 2r. क्लियर? तो हमारे पास 2r बन गया. रेडियस हमारे पास 318 मीटर है. 2 को जब हम लोग 318 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 636 मीटर. अब हमें पता है कि जो स्पीड हमारे पास इक्वल टू होती है डिस्टेंस ट्रेवल बाय इन यूनिट टाइम. तो डिस्टेंस हमारे पास है 990 मीटर और टाइम हमारे पास है 90 सेकेंड्स. 999 को हम लोग 90 के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर वुड बी द 11.1 मीटर पर सेकेंड. क्लियर स्टूडेंट्स? ये था एग्जाम्पल नंबर 2.3. आई होप स्टूडेंट्स ये आपको एग्जाम्पल बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी. नेक्स्ट पर हमें सेकंड पे कहा गया था कि आप लोगों ने वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो वेलोसिटी का हमारे पास फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. तो डिस्प्लेसमेंट वो हमारे पास है 636 मीटर और टाइम हमारे पास है 90 सेकेंड्स. तो आंसर वुड बी द 7.07 मीटर पर सेकेंड. तो द स्पीड हेंस हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आया उसमें हम लोग लिख सकते हैं कि द स्पीड ऑफ द साइक्लिस्ट इज 11.1 मीटर पर सेकेंड along the track and its velocity will be the 7.1 मीटर पर सेकेंड along the diameter AB of the track. ठीक है, उस वो जो साइक्लिस्ट था उसने जो हाफ सर्कुलर राउंड ट्रैक था
उसमें उसने 11.1 मीटर पर सेकंड के स्पीड से वो ट्रैक कंप्लीट किया, और जब उसकी वेलोसिटी 7.1 मीटर पर सेकंड थी अलोंग द डायमीटर ऑफ द ट्रैक। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट वन हम लोग डिस्कस करते हैं एक्सेलरेशन को। सो व्हाट इज एक्सेलरेशन? स्टूडेंट्स, अगर हम देखें कि एक बॉडी जब मूव करती है तो उसकी वेलोसिटी में कहीं ना कहीं चेंज आ रहा होता है, ठीक है, कहीं ना कहीं उसमें इंक्रीज या डिक्रीज आ रहा होता है। किसी भी वेलोसिटी में जो ये चेंज आना है, दैट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन। क्लियर? एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। किसी बॉडी में टाइम के लिहाज से उसकी वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है तो हम कहते हैं उस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया है। क्लियर? अगर हम इसके फॉर्मूले के साथ लिखें, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। क्लियर? अब एक्सेलरेशन बेसिकली है हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी, मतलब चेंज हमारे पास जब भी वर्ड आता है तो चेंज हमेशा हम लोग लेते हैं इनिशियल माइनस फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, चेंज मतलब कि पहले जब उसने स्टार्ट किया ऑब्वियसली तब उसकी स्पीड स्लो होगी, एंड फर्दर जब उसने मूव करता रहा तो उसकी स्पीड कहीं हाई हो रही होगी। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी को बेसिकली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा वी के साथ। ठीक है, और टाइम को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं टी के साथ, और एक्सेलरेशन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए के साथ। ठीक है, दैट मीन्स टू स्टूडेंट्स हम लोग कह सकते हैं ए इज इक्वल टू डेल्टा वी डिवाइडेड बाय टी। क्लियर? अब हमारे पास जो डेल्टा है वो हमारे पास है चेंज इन वेलोसिटी, मतलब एक बॉडी की वेलोसिटी शुरू में कुछ और थी और बाद में उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई। दैट्स मीन कि उस जो बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी भी थी, ठीक है, और कोई ना कोई उसकी फाइनल वेलोसिटी भी थी। तो हम लोग चेंज इन वेलोसिटी को लिखते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय हमारे पास जो टाइम टेकन था वो एज इट रहा। अब फाइनल वेलोसिटी को हम लोग लिखते हैं वी एफ के साथ और इनिशियल वेलोसिटी को हम लिखते हैं वी आई के साथ। एफ विच इज डोनेटेड बाय द फाइनल वेलोसिटी एंड आई रिप्रेजेंट बाय द इनिशियल वेलोसिटी। The taken acceleration 8 and initial velocity is vi and the final velocity is vf. ठीक है, and t is the time interval and SI unit of the acceleration is meter per second scale. अब स्टूडेंट्स हम लोग एक्सेलरेशन का यूनिट्स निकालते हैं। बेसिकली जो वेलोसिटी का जो यूनिट है वो हमारे पास हमें पता है, वेलोसिटी हमारा का यूनिट है हमारे पास मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जबकि टाइम का यूनिट हमारे पास है सेकंड। तो एक्सेलरेशन का जो यूनिट आ गया वो हमारे पास आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स? ये आ गया हमारे पास एक्सेलरेशन का यूनिट। नेक्स्ट वन हम लोग डिस्कस करते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को। स्टूडेंट्स ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चन टाइप डेफिनेशंस हैं, आपने इनको ध्यान से इनके फॉर्मूला को, इनके यूनिट्स को, इनकी डेफिनेशन को अच्छे तरीके से रीड आउट करना है। क्लियर? नाउ व्हाट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? A body has uniform acceleration if it has equal change in velocity in equal interval of time, however short the intervals may be. Let's suppose students हमारे पास एक बॉडी है जो कि A से B की तरफ मूव कर रही है। ठीक है, अब उस बॉडी का स्पेसिफिक टाइम है। ठीक है, अब अगर हम लोग इसको इंटरवल्स में डिवाइड कर दें, ठीक है, नाउ लेट्स सपोज के जितना चेंज हमारे पास वेलोसिटी में यहाँ से लेके इस इंटरवल में आएगा इतना ही चेंज इस इंटरवल में आएगा। ठीक है, तो इक्वल चेंजेस इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, इक्वल इंटरवल्स में अगर इक्वल चेंज आ रहा होगा तो हम कहेंगे कि इस बॉडी की जो एक्सेलरेशन है वो उसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ऑल्दो स्टूडेंट्स वेलोसिटी यहाँ पे इंक्रीज हो रही हो बेशक, लेकिन उसमें जो चेंज आ रहा होगा मतलब कि वी एफ माइनस वी आई वो जो चेंज है वो कांस्टेंट है, वो सेम है।
तो हम कहेंगे कि इस बॉडी में हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, मतलब वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पोजेस करती है। क्लियर स्टूडेंट्स? Similarly, students, acceleration of a body is positive if its velocity increases with time. अगर एक बॉडी की velocity increase कर रही है तो हम कहेंगे कि इस बॉडी का जो acceleration है वो positive है। Similarly, students, the acceleration of a body is same in which the body is moves without changing in the direction. Acceleration of the body is negative if the velocity of the body decreases. अगर किसी velocity की body decrease कर रही है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि इस बॉडी का एक्सेलरेशन नेगेटिव है। द डायरेक्शन ऑफ अ नेगेटिव एक्सेलरेशन इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच द बॉडी इज मूव। ठीक है, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज आल्सो कॉल्ड डी एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। ठीक है, सो जो नेगेटिव एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो हमेशा आपकी बॉडी की जो मोशन है उसको अपोज करती है, उसके ऑपोजिट एक्ट कर रही होती है। तो इस नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम लोग कहते हैं डीसेलरेशन, या हम इसको फिर बोलते हैं रिटार्डेशन। बोर्ड में अक्सर ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है, डिफाइन डीसेलरेशन एंड द रिटार्डेशन। तो इसका हम लोग लिखेंगे कि जो नेगेटिव एक्सेलरेशन है वो डी एक्सेलरेशन है। आप लोगों ने इसको प्रॉपरली डिफाइन करना है। जब किसी बॉडी का एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, तब हम कहते हैं कि वो एक्सेलरेशन नेगेटिव है, और ये हमारे पास किसी भी बॉडी की जो वेलोसिटी है उसको अपोज करता है, और जो नेगेटिव एक्सेलरेशन है उसको हम लोग कहते हैं डी एक्सेलरेशन और या फिर रिटार्डेशन। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट हमारे पास एक छोटी सी एग्जांपल है, हम इसे भी साथ में डिस्कस कर लेते हैं। Example number 2.4. A car starts from rest. The velocity become 20 meter per second. 20 meter second. बेसिकली यहाँ पे यूनिट्स गलत लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड आएगा। ठीक है, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एंड इन 8 सेकेंड फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। हम लोगों ने इस बॉडी का एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करना है। उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है और फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है। टाइम टेकन हमारे पास 8 सेकेंड्स हैं। हम लोग एक्सेलरेशन को डिफाइन करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, चेंजिंग वेलोसिटी में हमारे पास क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 20 मीटर पर सेकंड है और इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 मीटर पर सेकंड है। तो 20 मीटर पर सेकंड माइनस 0 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय टाइम हमारे पास है 8 सेकंड। तो हमारे पास जो फाइनल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आई है वो है हमारे पास 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। Thus the acceleration of the car is 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स? ये तो सिंपल सी एग्जांपल्स थी, जैसे हम लोगों ने इसमें वैल्यूज को पुट आउट किया। आई होप स्टूडेंट्स इस एग्जांपल में आपको किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। Find the retardation produced when a car is moving with velocity of 30 meter per second. Slow down. The uniform velocity is 15 meter per second in 5 seconds. Clear students? हमें ये कहा गया है हम लोगों ने रिटार्डेशन फाइंड आउट करनी है, मतलब कि हम लोगों ने यहाँ पे डी एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करना है, नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट करना है, जबकि एक कार 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है एंड स्लो डाउन और अचानक रुक जाती है। उसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड है इन 5 सेकंड्स। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 30 मीटर पर सेकंड है और जो उसकी फाइनल वेलोसिटी है वो 15 मीटर पर सेकंड है। चेंज इन वेलोसिटी को हम लोग मेजर करते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 15 मीटर पर सेकंड है और इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 30 मीटर पर सेकंड है। तो 15 माइनस 30 इज इक्वल टू माइनस 15 मीटर पर सेकंड विच इज द चेंज इन वेलोसिटी। क्लियर? हमें यहाँ पे कहा गया है कि आपने तो एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो अगर हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यूज गिवन हो तो हम ऑब्वियसली एक्सेलरेशन को सेकंड्स में फाइंड आउट कर सकते हैं। बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विच इज आल्सो नोन एज एक्सेलरेशन। ठीक है, हमारे पास टाइम गिवन है 5 सेकेंड्स, जबकि हम लोगों ने एक्सेलरेशन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। क्लियर?
Change in velocity in time interval, acceleration is equal to rate of change of velocity in time interval. बेसिकली हमारे पास जो acceleration की जो वैल्यू है वो हमारे पास है -15 मीटर पर सेकेंड और टाइम हमारे पास है 5 सेकेंड। तो acceleration की वैल्यू हमारे पास आ गई -3 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो acceleration है वो नेगेटिव है, जो शो कर रहा है डी एक्सेलरेशन को। हम लोगों ने डी एक्सेलरेशन को या फिर डी एक्सेलरेशन को हम लोग रिटार्डेशन भी कहते हैं, उसको हम लोगों ने डिफाइन भी इसी तरह से किया था। अगर तो हमारा एक्सेलरेशन की वैल्यू डिक्रीज कर रही हो, मतलब जो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है वो उसी को हम लोग डी एक्सेलरेशन कहते हैं। क्लियर? द नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड डी एक्सेलरेशन एंड द डी एक्सेलरेशन ऑफ द कार इज 3 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? तो यहाँ तक आई होप स्टूडेंट्स आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।